ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और इधर कुछ दिन वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए मुझे खेद है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। और आज हम न्यूलिथिक साइट का लास्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हम अपडेट करेंगे और आज नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा पढ़ने के बाद। फिर अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी ओरिजिन हुई, कैसे उसका अस्तित्व हुआ, कैसे उसकी खोज हुई, किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, सरस्वती सभ्यता रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया। इस तरीके से सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है नवपाषाण काल का दक्षिणी बलूचिस्तान, यानी ये जो मकरान तट है। अब मैं यहाँ इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये बहुत हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान में क्वेटा घाटी, कलार पठार, मेहरगढ़ और सरायखोला हमने डिस्कस कर लिया, बन्नू बैली भी हमने डिस्कस कर लिया है। यही मकरान तट पड़ता है और इस मकरान तट, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा स्पेस नहीं बचा है। तो मकरान तट के विषय में आज में डिस्कस करना है। वो मकरान तट यही पड़ता है। आइए देख लेते हैं क्या है मकरान तट और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो यहीं पर पड़ता है ये मकरान तट, मैं लिख दे रहा हूँ मकरान तट, ये यही है। यानी कि जो मकरान तट है दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। ये दक्षिणी बलूचिस्तान नहीं है, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर पूरब। तो ये है मकरान तट, दक्षिणी बलूचिस्तान। यहाँ पर कुछ प्लेस मिले हैं जिसमें है बालाकोट, मिरी का कलात, शाही तंप, है ना। इन स्थलों से क्या है नवपाषाण कालीन एविडेंस मिले हैं। तो आइए हम मकरान तट को डिस्कस करेंगे और उस मकरान तट में हम बालाकोट को डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है बालाकोट, है ना। बालाकोट की घटना भी आपको याद होगी। तो इस तरीके से मकरान तट, फिर उसके बाद बालाकोट, उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, कौन कौन से प्लेस हैं जिसे हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दक्षिणी बलूचिस्तान मकरान तट, दक्षिणी बलूचिस्तान मकरान तट। दक्षिणी बलूचिस्तान, क्या नाम उसका, मकरान तट। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं, अन्यथा विजुअल नहीं होगा, फिलहाल सुन सकते हैं, है ना। दक्षिणी बलूचिस्तान मकरान तट। अब यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है देख लेते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान मकरान तट, पाकिस्तान के बालाकोट। अब कौन कौन से स्थल हैं ये देखना है। तो क्या है, पाकिस्तान के बालाकोट, पाकिस्तान के बालाकोट। गर्मी बहुत है भाई, पंखा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के बालाकोट, मिरी कलात, कौन कौन से स्थल हैं, मिरी कलात,
मेरी कलात, थोड़ा सही लिख दे। मेरी कलात, मेरी कलात के बाद एक स्थान और है साहित्यम। मेरी कलात साहित्यम से नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? तो बहुत सारे स्थल हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बालाकोट को डिस्कस करेंगे। एक ही स्थल यहाँ पढ़ना भी है, बालाकोट केवल हमको पढ़ना है, इसी स्थल को हमें डिस्कस करना। आइए देख लेते हैं बालाकोट। तो पहला स्थल है बालाकोट। क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, बालाकोट के विषय में हमें डिस्कस करना है। क्या क्या चीजें यहाँ से मिली है, ये सब पूरा हमें डिस्कस करना है। बालाकोट, चलिए भाई देख लेते हैं बालाकोट को। नवपाषाण कालीन बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो बालाकोट है वो नवपाषाण कालीन बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। नवपाषाण कालीन बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि यहां से बालाकोट जो है, बालाकोट से घर कच्ची ईंटों के बने होते थे, है ना, कच्ची ईंटों से बने घर के साथ, कच्ची ईंटों से बने घर के साथ यहां से मिले हैं। कच्ची ईंटों से बने घर के साथ बालाकोट से क्या मिला है? कच्ची ईंट से बने घर के साक्ष्य मिले हैं। चाक निर्मित कुछ मृदभांड नाल, जो कुल्ली नाल पड़ा है ना, वहां के समकक्ष है। यहां से चाक निर्मित मृदभांड कुल्ली नाल, इसके पहले पढ़ चुके हैं। कुल्ली नाल से मिले मृदभांड के समकक्ष हैं। कुल्ली नाल से मिले मृदभांड के समकक्ष, के समान, है ना। क्या है, यहां से जो मृदभांड मिला है वो कुल्ली और नाल से मृदभांड के समान है। सूक्ष्म उपकरण
टेराकोटा, शंख, लार्ज वर्ग के मनके, मवेशियों के हड्डियों के साथ, ये सारे नवपाषाण कालीन स्थल से ये सब मिले हुए हैं। अल्प मात्रा में तांबे का साक्ष्य मिला है, अल्प मात्रा में तांबे का साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि किस स्थल से अल्प मात्रा में तांबे का साक्ष्य मिला है। तो हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। जौ की खेती एवं पशुपालन के साथ, अगला है जौ की खेती, जौ की खेती तथा पशुपालन के साथ, ये ऐसी चीजें हैं जो नवपाषाण काल को सबसे अलग करती हैं। ये ऐसी चीजें हैं, पशुपालन और खेती, पशुपालन और खेती नवपाषाण काल को अन्य काल से अलग करती है। जो कि खेती तथा पशुपालन के साथ, ये कहां से मिले हैं? तो बालाकोट से मिले हैं। बस इतनी चीजें हैं बालाकोट से, और कुछ नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो हमको अध्ययन करना है दक्षिणी बलूचिस्तान मकरांतक, यही है मकरांतक, दक्षिणी बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बालाकोट मिरिकला शाही तंत्र से नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हुए हैं। उसमें क्या हमको डिस्कस करना है? सिर्फ बालाकोट जो इम्पोर्टेंस है वही, बाकी सारे जगह पर कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिली है, इसलिए हमको उसका डिस्कस नहीं करना है, ना कर ही रहे हैं, ना उसकी कोई जरूरत ही है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन है और सारा अध्ययन हमको करना नहीं है। तो बालाकोट याद रखिए, बालाकोट स्ट्राइक भी की गई थी। नवपाषाण कालीन बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो बालाकोट है वहां से नवपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। अभी आप देखोगे कुछ स्थल ऐसे भी मिलेंगे जहां पर पक्की ईंटों के मकान मिलेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम डिस्कस करेंगे। चाक निर्मित मृद भांड, यहाँ से जो बर्तन बने हैं वो किसके हैं? चाक से बने हैं। और किसके समान है? कुल्ली नाल से मिले मृद भांड के समान है। कुल्ली नाल है ना, कल ही हमने डिस्कस किया, मतलब पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 31 में हमने, हाँ 32 में डिस्कस किया है। अल्प मात्रा में तांबे का साक्ष्य मिला है, तांबा मिला है लेकिन बहुत थोड़े मिला है। जौ की खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कहां से? बालाकोट से। इतनी सारी चीजें हैं। अब अगला जो टॉपिक है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूँ। अगला है चोलिस्तान बहावलपुर पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। चोलिस्तान बहावलपुर पाकिस्तान, यानी ये हरियाणा, यानी घग्गर वाला जो बेल्ट है, घग्गर और हाकरा नदी, यानी इस तरीके से पूरा ये यहाँ पर पड़ेगा चोलिस्तान बहावलपुर। आइए डिस्कस करते हैं चोलिस्तान बहावलपुर पाकिस्तान के विषय में। मैं इसको इरेज कर दूं। अगला जो टॉपिक है चोलिस्तान बहावलपुर, देख लेते हैं। बहुत ही गंदा हो जाता है व्हाइट बोर्ड, आप देख लें कितना सारा गंदा है। थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं, पेपर से साफ कर दूं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है चोलिस्तान बहावलपुर पाकिस्तान। चोलिस्तान ये कहाँ पड़ता है? बहावलपुर में है, बहावलपुर। और ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है।
आज किसी टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। इसके पहले हमने वो पढ़ा, क्या कहते हैं, बालाकोट। बालाकोट में कुछ खास नहीं था, बस नाम जानना था, छोटा मोटा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मिली जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज हमको डिस्कस करना है चोलिस्तान बहावलपुर। कुछ इंपॉर्टेंस जरूर है इस स्थल का, तभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्या है, घग्गर हाकना नदी घाटी में स्थित है। यानी आप देखो कि जो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हुआ, तो यहाँ से एक नदी कभी बहा करती थी जो भारत होते हुए, पाकिस्तान और भारत होते हुए बहा करती थी, उसी को कहते थे घग्गर हाकरा। और इसमें हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, सॉरी हरियाणा, हरियाणा का कुछ पोर्शन आता था। हम उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या है, पहला इंपॉर्टेंस इसका है यहाँ पर घग्गर हाकरा नदी घाटी में स्थित है। यानी जो चोलिस्तान बहावलपुर है, ये घग्गर हाकरा नदी घाटी में स्थित। घग्गर नदी या हाकरा नदी हम सरस्वती नदी के ही उपनाम से जानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अगला पॉइंट है, इसकी खोज 1997 में रफीक मुगल ने की थी। खोज 1997 में कौन, तो एक व्यक्ति है रफीक मुगल, है ना। खोज 1997 में रफीक मुगल, इनका भी प्राचीन इतिहास के एक्सकैविएशन में, उत्खनन में, खोज में महत्वपूर्ण नाम है इनका, एक रफीक मुगल का। अनेक आरंभिक ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, अनेक आरंभिक ग्रामीण बस्तियों के साथ। कहने का मतलब यह है कि भारत में, तत्कालीन भारत ही मान सकते हैं, जब ये सभ्यता विकसित हुई तो पाकिस्तान नहीं रहा होगा, भारत ही था। तो वहां पर क्या है कि यहाँ से प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियों के एविडेंस, यानी कि अब गांव का विकास प्रारंभ होना शुरू हो गया था। कहां पर, चोलिस्तान बहावलपुर में। प्राप्त मृद भांड को हाकरा मृद भांड के नाम से जाना जाता है। प्राप्त मृद भांड, प्राप्त मृद भांड प्राप्त मृद भांड क्या है, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनको हाकरा, प्राप्त मृद भांड को हाकरा मृद भांड के नाम से जाना जाता है। प्राप्त मृद भांड का नाम क्या है, हाकरा मृद भांड के नाम से जाना जाता है। हाकरा मृद भांड के नाम से जाना जाता। यहां से जो मृदभांड मिले हैं वो क्या है, हाकरा मृदभांड के नाम से इनको हम जानते हैं। मृदभांड चाक और हस्त निर्मित दोनों प्राप्त हुए हैं। मृदभांड चाक और हस्त निर्मित दोनों मिले। सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से चाक और हस्त मृदभांड, चाक और हस्त निस्पृत दोनों के साथ, यानी सबसे पहले इन्होंने मिट्टी हाथ से मृदभांड बनाना शुरू किया होगा, उसके बाद जब चाक का आविष्कार हो गया तो इन्होंने चाक से मृदभांड बनाना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर किया गया उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने योग्य बात है क्या? मृदभांड के सतह पर मृदभांड के सतह पर, जो मिट्टी का बर्तन है उसकी सतह पर मृदभांड के टुकड़ों को मिट्टी से चिपकाया गया। मृदभांड की सतह पर मृदभांड के टुकड़ों को, मृदभांड के टुकड़ों को मिट्टी से चिपकाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ मृदभांड रहे होंगे जो टूट गए होंगे और नए मृदभांड बना करके उन छोटे छोटे टुकड़ों को उन मृदभांडों के ऊपर चिपका करके उसकी डिजाइनिंग कर दी गई, डिजाइनिंग कर दी गई होगी, है ना। ये है इसका चोलिस्तान बहावलपुर का एविडेंस। कुछ नोट्स लिख लीजिए यहाँ पर, जिसके विषय में हमको जानकारी होना जरूरी है। नोट, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए या नोट लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए नोट। अब ये नोट क्या है? पहला नोट क्या है? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है? अब तक 99 से अधिक, अब तक 99 से अधिक अब तक 99 से अधिक हाकरा मृदभांड स्थलों की खोज की जा चुकी है। अब तक 99 से अधिक हाकरा मृदभांड स्थलों की खोज की जा चुकी है। मतलब अब तक 99 से अधिक 100 के आसपास स्थलों की खोज की जा चुकी है। 100 के आसपास ऐसे मृदभांड स्थल मिले हैं जो हाकरा मृदभांड से रिलेट हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, जलीलपुर। एक दूसरा जलीलपुर लिखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में जो है वही है जलीलपुर। जलीलपुर कहाँ है? जलीलपुर हड़प्पा पाकिस्तान। जलील कहाँ मिला है? ये मेन पॉइंट जलीलपुर, ये जलीलपुर हड़प्पा पाकिस्तान में है। जलीलपुर हड़प्पा पाकिस्तान, उड़ाल हरियाणा में है। उड़ाल भीराना, ये कहाँ है? हरियाणा से हाकरा मृदभांड के साक्ष्य मिले। हरियाणा से, ये भीराना है भाई, भीराना मत लीजिएगा, भीराना हरियाणा से हाकरा मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। 3 स्थल
साक्ष्य मिले हैं। मिले तो 100 के आसपास हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3-4 स्थल है वो यहाँ पर हमने देखा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। चोलिस्तान बहावलपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है, घग्गर हाकरा नदी घाटी में स्थित है। खोज 1997 में इसकी रफीक मुगल ने की थी। अनेक प्रारंभिक या आरंभिक ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य, यहाँ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गांव बसने के शुरुआती दौर का एविडेंस मिला है। छप्पर उप्पर मिला होगा, है ना। प्राप्त मृद भांड को हाकरा मृद भांड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी घाटी में मिला, इसीलिए पहली बार इसी से मिला, इसीलिए इसका हाकरा मृद भांड नामकरण कर दिया गया। मृद भांड चाक और हस्त निर्मित दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो मिट्टी के बर्तन है वो हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से भी बनाए जाते थे। मृद भांड की सतह पर, यहाँ सतह पर होगा, मृद भांड की सतह पर मृद भांड की सतह पर मृद भांड के टुकड़ों को मिट्टी से चिपकाया गया है। जो मृद भांड के छोटे छोटे टूटे टुकड़े थे उनको मिट्टी से चिपका दिया गया, डिजाइनिंग बना दी गई है। नोट में क्या है, अब तक 99 से अधिक हाकरा मृद भांड स्थलों की खोज की जा चुकी है, 100 के आसपास। और उसमें से महत्वपूर्ण स्थल क्या है, जलीलपुर हड़प्पा पाकिस्तान में है, कुणाल और भीराना ये जो हरियाणा में है, ये 3-4 स्थल हाकरा मृद भांड के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक प्लेस और बचा है और वो है अफगानिस्तान। इधर हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान मुंडीगाग अफगानिस्तान में है। तो उसको हम भारतीय हड़प्पा सभ्यता के विषय में अध्ययन नहीं करते हैं, बस क्योंकि वहां पर भी नवपाषाणकालीन स्थल मुंडीगाग से भी मिला है, इसलिए उसको हम देख लेते हैं। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे आई थिंक, तो मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। चलिए हो गया होगा। से बहुत गंदा हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर पेपर टिश्यू पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो उससे अगर इरेज कर तो थोड़ा सा वाइटनिंग बढ़ जाती है। हमको एक ही प्लेस अब डिस्कस करना है और वो प्लेस है मुंडीगाग। अब सीधे सीधे हम अफगानिस्तान में आ गए। एक अफगानिस्तान मैं सीधे नाम ही लिख देता हूं, मुंडीगाग। क्या नाम है उसका, मुंडीगाग। चलिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका जो समय है वो 4000 से लेकर के 3500 BC समय। पहला तो समय ही देख लेते हैं। समय 4000 से लेकर के 3500 BC। पहली इंपॉर्टेंस चीज यही है। दक्षिणी पूर्वी यानी दक्षिण और पूर्वी, इधर दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित। खोज 1950-60 में, 1950 और 1960 के आसपास। खोज कब हुई, खोज
1950-60 AD। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता गर्मी बहुत है भैया। उत्खननकर्ता कौन है? जे एम कसाल। उत्खननकर्ता जे एम कसाल। उत्खननकर्ता जे एम कसाल। और अगली पॉइंट क्या है? कालखंड एक चरण चार, मतलब ये जो है उंडिका कई चरणों में, कई कालखंडों में डिवाइड है, लेकिन कालखंड हमको एक ही पढ़ना है और दो बस। और वो भी कालखंड एक और दो में जो इंपॉर्टेंट चीज मिले हैं उसी को हमें डिस्कस करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो कालखंड एक चरण चार, पहला पॉइंट क्या है? कालखंड एक चरण चार से कालखंड का जो चौथा चरण है ना, कालखंड एक चरण चार में दबाई हुई मिट्टी, चरण चार में दबाई हुई मिट्टी से बने दीवार से बने दीवार एवं दीर्घ आयताकार, बने दीवार एवं दीर्घ आयताकार, बने दीवार एवं दीर्घ आयताकार लघु कक्ष के साक्ष्य मिले। दीर्घ आयताकार लघु कक्ष के साक्ष्य। अगला पॉइंट क्या है? ये तो कालखंड वन के चौथे चरण की बात मैं कर रहा हूं। अगला कालखंड एक चरण है ना, कालखंड एक चरण पांच, कालखंड एक और चरण पांच। इसमें क्या क्वालिटी है? कालखंड एक और चरण पांच, यहां से धूप में सुखाई हुई ईंट के साक्ष्य मिले, है ना। धूप में सुखाए ईंटों से धूप में सुखाए ईंटों से, या ऐसा भी पूछ सकता है कि धूप में सुखाए ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल में तो मुंडी गाक से मिला है। ईंटों से अपेक्षाकृत बड़े कमरे आयताकार तथा वर्गाकार, कमरे कैसे हैं? आयताकार है, वर्गाकार है। कालखंड एक चरण पांच से धूप में सुखाए ईंटों से अपेक्षाकृत बड़े कमरे आयताकार तथा वर्गाकार के साथ। ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से धूप में सुखाए ईंटों से बने बड़े आयताकार और वर्गाकार कमरों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तो भैया मुंडी गाक से मिला है।
घरों के बाहर तथा अंदर आंगन में अंगीठी के साक्ष्य मिले हैं। घरों के बाहर तथा आंगन में घरों के बाहर तथा आंगन में अंगीठी के साथ ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं। अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं। चाक निर्मित हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल चाक निर्मित ही मृदभांड मिले हैं, हस्त निर्मित भी मृदभांड मिले हैं, लेकिन अधिकांश मृदभांड कैसे हैं? अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं। कालखंड 1 चरण 3। कालखंड 1 चरण 3 से कुबड़दार। कालखंड 1 चरण 3 से कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति मिली है। से कुबड़दार बैल या वृषभ लेंगे भाई, वृषभ की कालखंड 1 चरण 3 से कुबड़दार वृषभ की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। कालखंड 2 से पौधों के साक्ष्य मिले हैं। कालखंड 2 से पौधों के साक्ष्य। कालखंड 2 से पौधों के साक्ष्य मिले। इस पौधे में क्या मिले हैं? डंठलदार गेहूं के साक्ष्य क्या है? तो डंठलदार गेहूं, डंठलदार गेहूं एवं बेर के साक्ष्य। गेहूं एवं बेर के साक्ष्य। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है कि बैर और डंठलदार गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मुंडी गाग से मिले। और क्या मिला है? पालतू मवेशी भेड़ तथा बकरियों की हड्डी के साथ तथा पालतू मवेशी भेड़ तथा बकरी के हड्डियों के साथ। इतनी चीजें मुंडी गाग से मिली हैं। एक बार इसको हम देख लेते हैं फिर से। मुंडी गाग, मुंडी किसकी मुंडी कटी? मुंडी कटी भेड़ और बकरी की, तभी तो यहाँ पर हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे याद रखिएगा। तो मुंडी गाग समय क्या है? 4000 से 3500 BC, दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। खोज 1950 और 60 में हुआ। उत्खनन करता JM कसाल। यहाँ का जो मुंडी गाग का जो उत्खनन किया, किसने किया? JM कसाल ने किया। उसके बाद कालखंड 1 चरण 4
मतलब कई कालखंड मिले हैं, मुंडी गाक में कई कालखंड मिले हैं और हर कालखंड का एक चरण होता था, 1 2 3 4 5 जितने भी चरण रहे हों। तो कालखंड एक के चरण 4 में दबाई हुई मिट्टी से बनी दीवार एवं दीर्घ आयताकार लघु कक्ष के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी से बने दीवार, ठीक है। कालखंड 1 चरण 5। अब 5वें चरण में कालखंड 1 में क्या है, धूप में सुखाए ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अपेक्षाकृत बड़े आयताकार वर्गाकार कमरे के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर नवपाषाण कालीन स्थल में पूछे तो धूप में सुखाए ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मुंडी गाक से मिले हैं। धूप में सुखाए ईंटों के साक्ष्य कहाँ है, मुंडी गाक नवपाषाण कालीन स्थल। घरों के बाहर द्वारे पहियन और अंगना में अंगीठी के साथ, यानी घरे भी अंगीठी, घर के बहरे अंगीठी और अंगनों में अंगीठी, द्वारे पर अंगीठी और अंगना में अंगीठी, दो जगह मिली है। अधिकांश मृद भांड क्या है, चाक निर्मित है, क्योंकि नवपाषाण कालीन स्थल है भाई। तो जब नवपाषाण कालीन स्थल है तो सारा काम अब चाक से ही अधिकांश बर्तन बनने शुरू हो गए थे। कालखंड 1 चरण 3 से क्या मिला है, ऊबड़दार वृषभ की मूर्ति मिली है मिट्टी की, यानी ऊबड़दार मृण मूर्ति मिली है, ऊबड़दार वृषभ की मृण मूर्ति मिली है कहाँ से, कालखंड 1 चरण 3 से। कालखंड 2 से अब और एडवांस हो गए लोग, खेती करने लगे, देख लीजिए, पौधों के साक्ष्य मिले हैं। और मिला कहाँ है, डंठलदार गेहूं एवं बेर मिल गया। अरे कोई गेहूं काटे 2-3 डंठल पड़ा रहेगा, वही डांठ, जगह डांठ खाया था ना, हम अपने गांव की भाषा में डांठ बोलते डंठल को। तो पौधों के साथ डंठलदार गेहूं एवं बेर के साक्ष्य मिले हैं, तथा पालतू मवेशी क्या, भेड़ और बकरी की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से आज पूरा नवपाषाण कालीन स्थल हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, जम्मू कश्मीर से पढ़ना शुरू किया, लद्दाख पहुंचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए, इस तरीके से पूरा मैंने उत्तर से चल करके पूरब होते हुए, दक्षिण होते हुए, फिर पश्चिम से फिर उत्तर हम पहुंच गए। इस प्रकार पूरा लगभग नवपाषाण कालीन स्थल को मैंने कवर करने की कोशिश की है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो, ये पूरा नवपाषाण काल का वीडियो आपके अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे इसका लाभ और लोग पाएँ और सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। तो आपको एक बार पुनः SST क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।